मान लीजिए किसी वेबसाइट पर एक लाइब्रेरी का नक्शा है, उसमें अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, जैसे रेफरेंस, मीडिया लैब वगैरह। ज़्यादातर लोग बस माउस से क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देख नहीं सकता तो उसके लिए वो नक्शा एक खाली तस्वीर जैसा है, किसी काम का नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि वेब का एक हिस्सा उस व्यक्ति के लिए टूटा हुआ है। लेकिन हमारे स्रोतों के मुताबिक इस टूटे हुए अनुभव को जोड़ने का एक तरीका है। इमेज मैप में हर क्लिक करने योग्य एरिया, जिसे HTML में एरिया कहते हैं, उसके साथ एक ऑल्ट एट्रीब्यूट लगाया जा सकता है जो बताता है कि वो लिंक कहाँ ले जाएगा, जैसे रेफरेंस सेक्शन या ऑडियो विजुअल लैब। बस इतना सा टेक्स्ट एक अदृश्य दुनिया को सुलभ बना देता है। ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। आज हम इसी बड़ी तस्वीर पर गौर करने वाले हैं। वेब एक्सेसिबिलिटी। क्या इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा वाकई में लाखों करोड़ों लोगों के लिए टूटा हुआ है? और अगर हाँ, तो उसे ठीक करने का ब्लूप्रिंट क्या है? आज हमारे पास मोजिला डेवलपर नेटवर्क यानी MDN और वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम यानी W3C के वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस WCAG पर आधारित कुछ दस्तावेज हैं, जिनकी मदद से हम इस विषय की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब हम एक्सेसिबिलिटी या सुगम्यता कहते हैं, तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए एक फीचर है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वेब एक्सेसिबिलिटी कोई एड ऑन या फीचर नहीं है। इसका मूल विचार ये है कि वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को शुरू से ही इस तरह डिजाइन और डेवलप किया जाए कि विकलांग व्यक्ति भी उन्हें बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल कर सकें। और ये दायरा बहुत बड़ा है। इसमें दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, बधिरता, सुनने में कठिनाई, सीमित गतिशीलता, मतलब कई तरह की स्थितियां शामिल हैं। ये वेब को सबके लिए समान बनाने की एक कोशिश है। यानी ये सिर्फ स्क्रीन रीडर के बारे में नहीं है, जैसा कि आमतौर पर सोचा जाता है। बिल्कुल नहीं। और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए W3C नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसने कुछ दिशा निर्देश बनाए हैं। इन्हीं को वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस या WCAG कहा जाता है। ये दुनिया भर में माना जाने वाला एक साझा मानक है, एक तरह का ब्लूप्रिंट जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। एक ब्लूप्रिंट पूरी डिजिटल दुनिया को सुधारने के लिए? ये तो सुनने में बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। आखिर इतने बड़े और जटिल वेब के लिए नियम बनाए कैसे जाते हैं? इसकी संरचना क्या है? इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। इसे एक 4 परत वाले केक की तरह सोचिए। सबसे ऊपर हैं 4 मूल सिद्धांत। ये वेब एक्सेसिबिलिटी की नींव है। परसीवेबल यानी अवगम्य, ऑपरेबल यानी संचालनीय, अंडरस्टैंडेबल यानी समझने योग्य, और रोबस्ट मतलब मजबूत। ये 4 पिलर हैं जिनके ऊपर पूरी इमारत खड़ी है। परसीवेबल, ऑपरेबल, अंडरस्टैंडेबल और रोबस्ट। एक मिनट, ये तो ऐसे सिद्धांत लगते हैं जो वेब को सभी के लिए बेहतर बना देंगे, सिर्फ विकलांग यूजर्स के लिए नहीं। क्या ये जानबूझकर किया गया है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये इसका सबसे खूबसूरत साइड इफेक्ट है। एक वेबसाइट जो अंडरस्टैंडेबल है, यानी जिसे समझना आसान है, वो सीखने की अक्षमता वाले व्यक्ति की तो मदद करती ही है, साथ ही उस यूजर की भी मदद करती है जो थका हुआ है या जल्दी में है। इसी तरह जो वेबसाइट रोबस्ट है, यानी जो अलग अलग डिवाइस और ब्राउज़र पर सही से काम करती है, वो सहायक तकनीक के साथ साथ पुराने स्मार्टफोन पर भी अच्छे से चलेगी। तो हाँ, ये सबके लिए एक बेहतर वेब बनाता है। तो ये 4 सिद्धांत पहली परत हो गए। बाकी की 3 परतें क्या हैं? इन सिद्धांतों के ठीक नीचे हैं 13 दिशा निर्देश। ये उन लक्ष्यों को बताते हैं जिन पर कंटेंट बनाने वालों को काम करना चाहिए। ये खुद में टेस्ट करने लायक नहीं है, लेकिन एक ढांचा देते हैं। ठीक। इसके बाद आती है तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण परत, सफलता के मानदंड यानी सक्सेस क्राइटेरिया। हर दिशा निर्देश के लिए परीक्षण योग्य सफलता मानदंड दिए गए हैं। इन्हीं के आधार पर यह तय होता है कि कोई वेब पेज WCAG के अनुरूप है या नहीं। और अंत में चौथी परत है तकनीकें। इन मानदंडों को पूरा करने के लिए W3C पर्याप्त और सलाहकार तकनीकें देता है, जिनमें कोड के उदाहरण भी शामिल होते हैं। तो ये एक टॉप डाउन अप्रोच है, बड़े सिद्धांतों से लेकर छोटे टेस्ट करने लायक नियमों तक। आपने सफलता के मानदंडों का जिक्र किया। क्या इसमें भी ऐसा है कि या तो कोई वेबसाइट पूरी तरह से एक्सेसिबल है या बिल्कुल नहीं, या इसमें भी कुछ स्तर होते हैं? नहीं, ये ऑल और नथिंग वाला मामला नहीं है। इसमें 3 स्तर हैं, जिन्हें कन्फॉर्मेंस लेवल कहा जाता है। लेवल A जो न्यूनतम स्तर है। ओके। फिर है लेवल AA, ये मध्य स्तर है, और ज्यादातर वेबसाइटों के लिए यही लक्ष्य होता है।
दुनिया भर के कई कानून और नीतियां भी लेवल AA की ही मांग करती हैं। और तीसरा है लेवल AAA। ये उच्चतम स्तर है और बहुत सख्त भी। तो लेवल ए को एक तरह का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि सिर्फ AA को टारगेट करना कंपनियों को AAA के लिए मेहनत करने से रोकता है, जिससे शायद ज्यादा जटिल विकलांगताओं वाले यूजर्स पीछे छूट जाते हैं। वहीं बिजनेस कह सकते हैं कि AAA इतना महंगा और जटिल है कि हजारों वेबसाइटों का AA पर होना कुछ गिनी चुनी वेबसाइटों के AAA पर होने से बेहतर है। क्या इस पर कोई बहस चलती है? ये एक बहुत ही बारीक और लगातार चलने वाली बहस है और दोनों पक्षों के तर्कों में सच्चाई है। सच्चाई ये है कि कुछ कंटेंट के लिए AAA हासिल करना लगभग असंभव हो सकता है। जैसे लाइव वीडियो के लिए हर समय साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन देना। इसलिए WCAG का दृष्टिकोण व्यावहारिक है। लेवल A एक ऐसा संतुलन बनाता है जो ज्यादातर लोगों के लिए वेब को बहुत ज्यादा सुलभ बना देता है, बिना डेवलपर्स पर एक असंभव बोझ डाले। लक्ष्य है प्रगति, परफेक्शन नहीं। ये समझ में आता है, व्यावहारिकता जरूरी है। चलिए अब इन सिद्धांतों और स्तरों को कुछ और ठोस उदाहरणों से समझते हैं। हमारा शुरुआती उदाहरण परसीवेबल यानी अवगम्य सिद्धांत से जुड़ा था। ऑपरेबल यानी संचालनीय सिद्धांत के बारे में क्या? ऑपरेबल का एक क्लासिक उदाहरण है कीबोर्ड एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब है कि एक वेबसाइट की हर कार्यक्षमता माउस के बिना सिर्फ कीबोर्ड से इस्तेमाल की जा सके। यह उन लोगों के लिए जरूरी है जिनकी मोटर स्किल्स सीमित हैं और वे माउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे हाँ, मैं ऐसी स्थिति में कई बार फंसा हूं। किसी वेबसाइट पर एक पॉपअप आता है और आप एस्केप बटन या टैब बटन से उससे बाहर ही नहीं निकल पाते, आप वहीं अटक जाते हैं। तो क्या ये एक एक्सेसिबिलिटी उल्लंघन है? बिल्कुल, इसे कीबोर्ड ट्रैप कहा जाता है और ये लेवल A का उल्लंघन है। एक संचालनीय वेबसाइट आपको कभी भी इस तरह फंसने नहीं देगी। अब एक और उदाहरण लेते हैं परसीवेबल का, कलर कॉन्ट्रास्ट। WCAG के अनुसार टेक्स्ट और उसके बैकग्राउंड के बीच एक न्यूनतम कॉन्ट्रास्ट रेशियो होना चाहिए ताकि कम दृष्टि वाले लोग उसे आसानी से पढ़ सकें। ये तो फिर से वही बात हो गई कि ये सबके लिए फायदेमंद है। तेज धूप में अपने फोन पर कम कॉन्ट्रास्ट वाली वेबसाइट पढ़ना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। एकदम सही। अब फॉर्म्स की बात करते हैं, जो एक और आम समस्या है। MDN के स्रोत में इसका जिक्र है। मान लीजिए एक फॉर्म में सवाल है, अपना पसंदीदा मॉन्स्टर चुनें और उसके नीचे 3 रेडियो बटन है। सहायक तकनीक का इस्तेमाल करने वाले को ये कैसे पता चलेगा कि ये तीनों विकल्प एक ही सवाल का हिस्सा हैं? अच्छा सवाल है। मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि उन्हें एक एक करके सुनना पड़ेगा और फिर संदर्भ समझना होगा। और ये एक बहुत ही थकाने वाला अनुभव हो सकता है। इसका समाधान है HTML में फील्ड सेट और लेजेंड एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना। अच्छा, आप इन तीनों रेडियो बटनों को फील्ड सेट में डालते हैं और सवाल को लेजेंड टैग के अंदर रखते हैं। अब जब स्क्रीन रीडर इस सेक्शन पर पहुंचेगा तो वो पहले बताएगा। एक समूह जिसका शीर्षक है अपना पसंदीदा मॉन्स्टर चुनें, और फिर वो विकल्पों को पढ़ेगा, क्रैकन, वैम्पायर, वेयरवुल्फ। लेजेंड ने पहले ही संदर्भ दे दिया, जिससे यूजर को अंदाजा नहीं लगाना पड़ा। यह अंडरस्टैंडेबल सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये तो वाकई में बहुत सोचा समझा डिजाइन है। हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा गया है। लेकिन वेब तो हर दिन बदल रहा है। मोबाइल डिवाइसेस, नई टेक्नोलॉजीज, ये दिशा निर्देश कितने समय तक प्रासंगिक रहते हैं? क्या WCAG को भी अपडेट किया जाता है? बिल्कुल। एक्सेसिबिलिटी कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। WCAG भी तकनीक के साथ लगातार विकसित हो रहा है। WCAG 2.0 2008 में आया था, जो डेस्कटॉप केंद्रित वेब का जमाना था। फिर एक दशक बाद 2018 में WCAG 2.1 आया। इसमें 17 नए सफलता मानदंड जोड़े गए, जिनका मुख्य ध्यान मोबाइल डिवाइस, टच इंटरैक्शन और कम दृष्टि वाले यूजर्स पर था। तो 2.1 मोबाइल क्रांति का जवाब था। और हाल ही में 2.2 भी आया है ना? मुझे लगता है कि 2.0 से 2.1 आने में 10 साल लगे, लेकिन 2.1 से 2.2 सिर्फ 5 साल में आ गया। ये तेजी क्यों? क्योंकि तकनीक के बदलने की रफ्तार तेज हो गई है। WCAG 2.2 जो 2023 में प्रकाशित हुआ, उसने 9 और नए सफलता मानदंड जोड़े। इसका ज्यादा ध्यान संज्ञानात्मक या सीखने की अक्षमताओं वाले यूजर्स पर था, जैसे प्रक्रियाओं को आसान बनाना और बार-बार आने वाले ऑथेंटिकेशन से बचना। ये दिखाता है कि W3C सिर्फ तकनीकी बदलावों पर ही नहीं, बल्कि यूजर्स की जरूरतों की हमारी समझ पर भी प्रतिक्रिया दे रहा है। हमारे स्रोतों में एक दिलचस्प बात लिखी है कि ये सभी संस्करण बैकवर्ड कंपैटिबल हैं।
ये डेवलपर्स के लिए क्या मायने रखता है? इसका मतलब बहुत सीधा और मददगार है। अगर आपका कंटेंट आज WCAG 2.2 के अनुरूप है, तो वो अपने आप 2.1 और 2.0 के भी अनुरूप माना जाएगा। आपको पुराने संस्करणों को अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो हमेशा लेटेस्ट को फॉलो करो। हाँ, इसीलिए W3C हमेशा नवीनतम संस्करण का उपयोग करने की सलाह देता है और इसकी वैश्विक मान्यता को और पुख्ता करने के लिए WCAG 2.2 एक स्वीकृत ISO मानक यानी ISO IC 40500 भी है। एक बात और, स्रोतों में बताया गया है कि WCAG 2.2 ने एक पुराना सफलता मानदंड 4.1.1 पार्सिंग को हटा दिया है। नियम आमतौर पर जोड़े जाते हैं, हटाए नहीं जाते। इसके पीछे क्या सोच थी? ये एक शानदार उदाहरण है कि W3C कितना व्यावहारिक है। पार्सिंग का नियम ये सुनिश्चित करता था कि डेवलपर्स का कोड, जैसे कि HTML टैग्स, पूरी तरह से सिंटैक्स के हिसाब से सही हो। लेकिन पिछले कुछ सालों में मॉडर्न ब्राउज़र्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो छोटी-मोटी कोडिंग गलतियों को खुद ही ठीक कर लेते हैं। तो W3C ने महसूस किया कि डेवलपर्स को हर छोटी गलती को ठीक करने के लिए मजबूर करना अब उतना फायदेमंद नहीं रहा जितना पहले था। तो उन्होंने उस नियम को हटा दिया। ये दिखाता है कि ये एक स्वस्थ विकसित होने वाला मानक है, जो सिर्फ नियम जोड़ता नहीं बल्कि जरूरत ना होने पर उन्हें हटाता भी है। तो ये मानक भविष्य के लिए भी तैयार हो रहा है। आगे क्या क्या कोई WCAG 3.0 भी आने वाला है? हाँ, WC3 की एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस वर्किंग ग्रुप एक नए प्रमुख संस्करण पर काम कर रही है, जिसे अस्थायी रूप से WCAG 3.0 कहा जा रहा है। उम्मीद है कि ये सिर्फ एक अपडेट नहीं होगा, बल्कि वेब एक्सेसिबिलिटी गाइडेंस का एक बड़ा पुनर्गठन होगा। ये एक ज्यादा लचीला, परिणाम आधारित मॉडल हो सकता है, लेकिन ये एक बहुवर्षीय प्रयास है, इसलिए अभी इसमें समय लगेगा। तब तक WCAG 2.2 ही नवीनतम और सबसे प्रासंगिक मानक है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि वेब एक्सेसिबिलिटी सिर्फ एक अच्छी सोच या चैरिटी नहीं है, बल्कि यह एक व्यवस्थित और मानक आधारित इंजीनियरिंग अनुशासन है। WCAG के 4 सिद्धांत अवगम्य, संचालनीय, समझने योग्य और मजबूत इसका आधार हैं। हमने ऑल्ट टेक्स्ट से लेकर कीबोर्ड रैप और फॉर्म लेबल तक के व्यावहारिक उदाहरण देखे और ये भी समझा कि कैसे ये दिशा निर्देश समय के साथ विकसित हुए हैं। 2008 के WCAG 2.0 से लेकर 2023 के 2.2 तक का सफर नई तकनीकों और यूजर्स की ज़रूरतों को पूरा करने की एक निरंतर कोशिश है। ये सिर्फ नियम बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि इंसान टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। बिल्कुल, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो वेब के समावेशी भविष्य को आकार देता है। इसका अंतिम लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि डिजिटल दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक या संज्ञानात्मक क्षमता की वजह से पीछे न छूटे। यह वेब को उसके असली वादे के करीब लाता है, एक ऐसा मंच जो सभी के लिए खुला हो। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि WCAG ने डेस्कटॉप से मोबाइल तक के सफरों में खुद को कैसे ढाला, लेकिन अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के युग में प्रवेश कर रहे हैं। इन नई इमर्सिव दुनियाओं में एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होगा? क्या परसीवेबल, ऑपरेबल, अंडरस्टैंडेबल और रोबस्ट जैसे मूलभूत सिद्धांत तब भी प्रासंगिक रहेंगे, या हमें इन उभरती हुई दुनियाओं के लिए सुगम्यता की एक पूरी तरह से नई भाषा ईजाद करनी होगी?